नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, ये जून 2016 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, जून 2016 का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक ASCII एक चरित्र एन्कोडिंग योजना है जो कि व्यक्तिगत कंप्यूटरों द्वारा नियोजित की जाती है ताकि विभिन्न उपयोगकर्ता संख्या और नियंत्रण कुंजियों का प्रतिनिधित्व कर सकें जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता की कीबोर्ड पर चुनता है। ASCII के लिए संक्षिप्त नाम क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा है। आफ्टर ऑल चीज़ें यही है, ठीक। इसका फुल फॉर्म पूछा है तो सूचना इंटरचेंज के लिए अमेरिकी मानक कोड, बुद्धिमान सूचना के लिए अमेरिकी मानक कोड, सूचना अखंडता के लिए अमेरिकी मानक कोड, या फिर पृथक सूचना के लिए अमेरिकी मानक कोड। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, सूचना इंटरचेंज के लिए अमेरिकी मानक कोड। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंग्लिश में याद करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। कुछ फुल फॉर्म्स होते हैं जो वो इंग्लिश में ज़्यादा आसानी से याद किए जा सकते हैं अपेक्षाकृत हिंदी के। ठीक है, तो अगर मैं इसके साथ कुछ और भी बताऊं जो महत्वपूर्ण हैं तो मैं बताना चाहूँगा काटसा, जो अक्सर एनटीए का कुछ चुने हुए फुल फॉर्म है जो अक्सर पूछ देता है। काटसा भी अक्सर पूछता है, CAATSA। ठीक, ये काटसा भी पूछ देता है। इसका फुल फॉर्म होता है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। ये अमेरिका का है, ठीक है, और अमेरिका जो सेक्शन लगा के अपने आसपास के जितने भी शक्तियाँ पनपती हैं उनको दबाने का काम करता है, जो उसी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, काटसा ये अमेरिका का है। ठीक है, काउंटरिंग CO, देखिए लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, UN, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। ठीक, इसका फुल फॉर्म है ये काटसा का। इसके बाद एक और है अंकटाड। अंकटाड भी अक्सर पूछा जाता है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अंकटाड होता है एक, उसका भी फुल फॉर्म बता देता हूँ। ठीक, तो अंकटाड UNCTAD। देखिए ये क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये दो तो बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये 1964 में बना था अंकटाड, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है अंकटाड और काटसा। काटसा तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये कभी भी पूछा जा सकता है एनटीए द्वारा। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन तो ठीक हो जाएगा, कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जोड़ लीजिएगा इसमें। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जोड़ लीजिएगा इसमें। ठीक, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट 1964 में बना था। ठीक है, तो ये दोनों महत्वपूर्ण हैं और इसको याद रखिएगा। बाकी एक वीडियो, एक सेपरेट वीडियो में मैं आप लोग को जो एनटीए फर्स्ट पेपर में पूछता है उसका सारे जो महत्वपूर्ण है वो फुल फॉर्म मैं करा दूंगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सूचना इंटरचेंज के लिए अमेरिकी मानक कोड। ठीक है, अच्छा इसमें क्वेश्चन में समय थोड़ा ज़्यादा लगा, बाकी अब ऐसा समय नहीं लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रमुख नदियों में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है? अनुपचारित सीवेज, कृषि रन ऑफ, लघु उद्योगों को अनियमित बनाना, या फिर धार्मिक प्रथाओं। अच्छा, है तो सारे, ठीक, जल को सारे प्रदूषित करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है यहाँ अनुपचारित सीवेज। सीवेज का जो पानी जाता है उससे
नदियों का जल बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है। जहाँ भी आप रहते होंगे वहाँ आप भी देखते होंगे, वहाँ सबसे ज़्यादा सीवेज गंगा किनारे, जिस भी नदी के किनारे होंगे आप देखेंगे कि ऐसे जैसे है इधर गाजीपुर हो गया और सैदपुर, इधर मतलब गंगा जी हैं, पूरा पूरा पानी सीवेज का जाता है गंगा में। कई जगह अब गंगा को साफ़ करने के लिए मशीनें लगाई गई हैं कि पानी को छान कर जाए, लेकिन फिर भी अभी भी अनुपचारित सीवेज के माध्यम से जो जल जाता है उससे सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है गंगा या फिर कोई भी नदी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य है, ये 2016 का पेपर है। ठीक है, जून 2016 का पेपर है ये, और 2021-22 तक के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मनोबल बढ़ता है हमारा और काम करने का मन करता है। ठीक है, तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य है। अच्छा, ये 2015 से सतत विकास लक्ष्य, देखिए 2015 से 2030 तक का लक्ष्य है। ठीक, सतत विकास लक्ष्य, इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था। ठीक है, वो 2015 तक था। ठीक है, 2000 से 2015 तक था, तो वो समाप्त हो चुका है। अब 2030 तक, 2015 से 2030 तक है, तो ये लक्ष्य हो जाएगा 2030। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये है कि हमारी मिट्टी में संसाधनों का संरक्षण मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, मिट्टी कई सूक्ष्म जीवों का घर है और इनमें खनिज होते हैं, तो है तो दोनों सही, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। हमारी मिट्टी के संसाधनों का संरक्षण मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, ये सही बात है, क्योंकि मिट्टी कई सूक्ष्म जीवों का घर है और इसमें खनिज होते हैं, इसलिए नहीं। अब अगर क्योंकि लगा देंगे, अगर इन दोनों के बीच में ए और आर के बीच में क्योंकि लगा देंगे तो असर्शन रीजन है ये क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाला। तो अगर क्योंकि लगा कर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्पष्टीकरण नहीं है, बाकी दोनों सही हैं। ठीक है, तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी सही हो जाएगा, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक प्रकार का मेमोरी सर्किटरी है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को धारण करता है, रिम, रैम, रोम या फिर कैश मेमोरी। तो जो रीड ओनली मेमोरी है ना, रोम है, वो सही हो जाएगा यहाँ। ये कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को धारण करता है। ठीक है, जब कंप्यूटर बूट करता है ना तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रोम। लिखा गया है कि शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषक को पहचाने जो आँखों को परेशान करता है और मनुष्य के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन है पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सरफेस ओजोन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ सी सही हो जाएगा। सरफेस ओजोन जो होता है ना वो आँखों को परेशान करता है और उसके साथ साथ श्वसन तंत्र को भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारतीय राजनीतिक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख और सरकार के प्रमुख दोनों होते हैं। नहीं, सरकार के प्रमुख तो मान लेंगे, राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख नहीं होते हैं, राज्य के प्रमुख राज्यपाल होते हैं, तो ये गलत हो गया। संसद सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च नहीं, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च होता है। सुप्रीम कोर्ट जो कहता है उसे संसद को करना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है, ये बिल्कुल बात सही है, सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। उसके बाद राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत उचित हैं, नहीं, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत उचित हैं, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन सी केवल सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये मौलिक कर्तव्य में आता है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए कार्य करना, ये भी मौलिक कर्तव्य में आता है। उसके बाद माता पिता के लिए अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना भी मौलिक कर्तव्य है। स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की रक्षा करना आपके मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, डी तीनों में है तो ए सही हो जाएगा।
क्योंकि डी नहीं है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा, ये भी वही है। नेक्स्ट देखें, 11वां देखते हैं। नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह एक संवैधानिक निकाय है, यह एक वैधानिक निकाय है, यह न तो संवैधानिक निकाय है न ही वैधानिक निकाय है, और चौथा है कि यह एक थिंक टैंक है। तो देखिए, ये संवैधानिक और वैधानिक तो नहीं है, ये ए और बी तो गलत हो जाएगा। यह न तो संवैधानिक है न ही वैधानिक है, ये सही है, ये सही है। और ये थिंक टैंक है, ये सबको पता होगा। तो एलिमिनेट करके अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि डी सबको पता होगा कि डी होगा, क्योंकि नीति आयोग है एक थिंक टैंक। तो अगर और ये भी नहीं पता है ना कि डी है कि नहीं, तो फिर रहने दो भाई तुम, ठीक है, तो फिर तुम रहने दो। थिंक टैंक है, ये सबको पता होना चाहिए। तो डी तो सब में है, ठीक है। उसके बाद एलिमिनेट क्या करेंगे, अब संवैधानिक निकाय है कि नहीं है, तो ये तो पढ़े हो गए तो पता चलेगा। संवैधानिक निकाय नहीं है और वैधानिक निकाय भी नहीं है, ये एक थिंक टैंक है, तो डी सही हो गया। और उसके बाद यहाँ सी में लिखा है कि संवैधानिक निकाय नहीं है न ही वैधानिक निकाय है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, सी सही हो जाएगा, सी और डी। न तो वैधानिक है और न ही संवैधानिक है, और दूसरा यह एक थिंक टैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। NAAC, नैक, जिसे हम नैक कहते हैं, NAAC, नैक कहते हैं जिसे हम, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा उच्च शिक्षा के संस्थानों में निम्नलिखित में से किस मुख्य मूल्य को बढ़ावा दिया जाता है? राष्ट्रीय विकास में योगदान देना, सही बात है, राष्ट्रीय विकास में योगदान देना सही है। उसके बाद छात्रों और शिक्षकों के बीच वैश्विक दक्षताओं को बढ़ावा देना, ये भी सही है। उसके बाद छात्रों और शिक्षकों के बीच एक मूल्य प्रणाली बढ़ाना, ये भी ठीक है। आधारभूत संरचनाओं के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना, आधारभूत संरचनाओं के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना, नहीं नहीं ये नहीं है। तो डी तो सब में है, बाकी डी जिसमें नहीं है उसको सही कर दो, बी सही हो गया, ठीक है, 12वां का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एंड जस्ट अ मिनट। ओके, 12वां का बी हो जाएगा, ए बी सी सही है, ठीक है, और डी गलत है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है कि मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका है शास्त्र ग्रंथों पर चर्चा करना, मूल्यों पर व्याख्यान देना, मूल्यों पर संगोष्ठी करना, या फिर मूल्यों की सलाह या चिंतनशील सत्र की व्यवस्था करना। तो डी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर मूल्यों पर शिक्षा देना है आपको, तो उसके लिए मूल्यों पर सलाह या चिंतनशील सत्र का व्यवस्था किया जाएगा, न कि संगोष्ठी या फिर व्याख्यान या फिर शास्त्र ग्रंथों की चर्चा, तो बिल्कुल भी नहीं। मूल्यों पर अगर आपको मूल्य की शिक्षा देनी है तो आपको चिंतनशील सत्र का आयोजन करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इथिक्स की बात हो रही है यहाँ लगभग कि इथिक्स की बात करनी है, अगर आपको पढ़ाना है, समझाना है चीज़ों को, तो आपको चिंतनशील सत्र का आयोजन करना होगा, डी हो जाएगा 13वां का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14वां। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को असंवैधानिक घोषित किया है, ठीक। ये 2016 का क्वेश्चन है, 14 का ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये थोड़ा छोटा दिखेगा इसमें, ठीक है। प्रभावी शिक्षण प्रणालियों को डिजाइन करने में शिक्षार्थी विशेषताओं के किस सेट को सहायक माना जा सकता है? नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, 4 सही हैं इसमें, ठीक। अब कौन कौन से सही हैं यही देखना है। देखिए, विषय के संबंध में शिक्षार्थियों का पूर्व ज्ञान, ये बिल्कुल सही है। विषय के संबंध में शिक्षार्थी का क्या पूर्व ज्ञान क्या है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये इसका पता लगाना, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि प्रभावी शिक्षण प्रणालियों को डिजाइन करने में शिक्षार्थी विशेषताओं के किस सेट को सहायक माना जाएगा, ठीक। शिक्षार्थी में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो पहला तो बिल्कुल सही है कि छात्र का पूर्व अनुभव कितना है, ये जानना जरूरी है। दूसरा देखते हैं, शिक्षार्थी के पारिवारिक मित्रों के पारस्परिक संबंध नहीं,
ये परिवार और मित्र के संबंध के साथ संबंध कैसे हैं, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा ऑप्शन, विषय के संबंध में शिक्षार्थी की योग्यता, ये सही है। विषय के संबंध में शिक्षार्थी की कितनी योग्यता है ये भी जानना जरूरी है। उसके बाद है छात्र की भाषा पृष्ठभूमि, ये भी ज़्यादा जरूरी है कि भाषा कैसी है उसकी। ठीक है, कई बार होता है ना कि क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, तो कुछ बच्चे होते हैं कि इंग्लिश मीडियम से होते हैं तो इंग्लिश बोलते हैं, तो कुछ हिंदी बोलते हैं, तो उसकी भाषा पृष्ठभूमि कैसी रही है उसे उसी के हिसाब से शिक्षा देनी होगी। ये नहीं कि अगर क्षेत्रीय भाषा वो जानता है तो नहीं तुम नहीं पढ़ सकते, ये चीज़ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तो उसकी भाषा पृष्ठभूमि को जानना बहुत ज़रूरी है। जिस भाषा में बच्चा पढ़ रहा है उसी भाषा में उसको बढ़ावा दिया जाए। अब तो ये एनईपी में भी आ गया है। ठीक है, तो पहला, तीसरा, चौथा सही हो गया। उसके बाद देखते हैं पांचवा है कि निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करने वाले छात्रों की रुचि, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ये ड्रेस कोड से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, उसके बाद है प्रेरक छात्रों की उन्मुखीकरण, ये ज़्यादा जरूरी है, ये ज़्यादा जरूरी है। छात्रों की प्रेरणा बहुत ज़रूरी है। तो पहला हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और छठा हो गया। पहला, तीसरा, चौथा, छठा, चौथा छठा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी सही हो जाएगा। 15 का बी हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉलेज स्तर के सहायक प्रोफेसर ने विश्लेषण और संश्लेषण के कौशल पर केंद्रित छात्रों के संज्ञानात्मक आयामों को विकसित करने के इरादे से उनके व्याख्यान की योजना बनाई है। ठीक, नीचे दिए गए आइटमों के दो सेट हैं, पहला संज्ञानात्मक इंटरचेंज और दूसरा सेट दो के स्तरों से मिलाकर उन्हें बढ़ावा देने के लिए बुनियादी आवश्यकताओं को शामिल करता हूँ। दो सेट का मिलान करें और कोड से सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें। इतना लंबा चौड़ा लिखा गया है। अब मसला यही है कि आपको सेट को मिलाना है, वो दिख नहीं रहा होगा, तो ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, उसके बाद मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ और आप लोग आराम से मिला सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, अब मैं जूम कर रहा हूँ। सही है, अब सही है। देखिए मैं पढ़ देता हूँ एक बार, अगर आप लोग अपनी क्वालिटी बढ़ाएंगे तो शायद दिखे भी। मेमोरी स्तर, समझ स्तर और चिंतनशील स्तर। इसमें पहला दिया है कि एक बिंदु के भेदभावपूर्ण उदाहरणों और गैर उदाहरणों के लिए अवसर देना। दूसरा है प्रस्तुतियों के दौरान किए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को रिकॉर्ड करना। तीसरा है छात्रों से जानकारी के विभिन्न पदों पर चर्चा करने के लिए कहना। और चौथा है आलोचनात्मक रूप से बनाए जाने और चर्चा किए जाने वाले बिंदुओं का विश्लेषण करना। तो देखिए मेमोरी स्तर है जो, उसमें क्या है, पहला का हो जाएगा। दूसरा, प्रस्तुतियों के दौरान किए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को रिकॉर्ड करना, ये सबसे नॉर्मल है मेमोरी स्तर। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण होता है चिंतनशील स्तर। ठीक है, ये ब्लूम का सिद्धांत है। 3 स्तर हैं, मेमोरी, समझ और चिंतनशील स्तर। ठीक है, तो प्रस्तुतियों के दौरान किए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को रिकॉर्ड करना, ये सबसे नॉर्मल बात हो गई। तो दूसरा, इसका पहले का दूसरा सही हो गया। ठीक, उसके बाद समझ का स्तर है। समझ स्तर के लिए जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उसमें एक बिंदु के भेदभावपूर्ण उदाहरणों और गैर उदाहरणों के लिए अवसर देना। तो उसमें देखिए समझ विकसित होगा, बच्चे में समझ विकसित होगी, तो पहला सही हो जाएगा। ख का दूसरा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चिंतनशील स्तर है। चिंतनशील स्तर है तो इसके लिए आलोचना की जरूरत होगी। ठीक है, आलोचनात्मक रूप से बनाए जाने और चर्चा किए जाने वाले बिंदुओं का विश्लेषण करना, इसमें चिंतनशील स्तर हो जाएगा। तो सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चिंतनशील स्तर में चिंतन करने के लिए आपको विश्लेषणात्मक क्षमता, आलोचनात्मक क्षमता को विकसित करना होगा ना। तो उसमें कहा गया है, देखिए आलोचनात्मक रूप से बनाए जाने और चर्चा किए जाने वाले बिंदुओं का विश्लेषण करना। तो इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा और समझ स्तर का ये हो जाएगा। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा दिया गया है क्योंकि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं और गलती कर दें। ठीक, तो सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 17वां। इसमें भी वैसा ही है, थोड़ा सा एक आध दो क्वेश्चन और ऐसे ही हैं। 17 है मूल्यांकन प्रणाली के संबंध में दूसरे सेट के साथ पहले सेट की वस्तुओं का मिलान कीजिए। ठीक है,
तो मिलान करते हैं। शायद दिख रहा होगा आप लोग को। निर्माणात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन का क्या हो जाएगा? क्विज और चर्चा। ठीक है, ऑप्शन ए सही भी है। देखिए चौथा बस ए में दिया है, पहले का चौथा, तो ए सही हो गया, पहले में ही आंसर मिल गया। फिर भी मिलाते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन, क्विज और चर्चा। उसके बाद योगात्मक मूल्यांकन, अंतिम सीखने के परिणामों को ग्रेड करना। ठीक। सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन में नियमितता के साथ संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक पहलुओं का मूल्यांकन। देखिए अगर नहीं भी आ रहा होगा आपको कि निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होगा, योगात्मक मूल्यांकन क्या होगा, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन तो सबको पता होगा। ठीक है, इस लेवल पर आने के बाद आपको सतत और व्यापक मूल्यांकन पता होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो पहला का सी का पहला हो गया। अभी सी का पहला किसी में दिया है? नहीं दिया है। किसी में नहीं दिया है तो आपका यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते थे। सी का पहला हो गया। उसके बाद चौथा है कि सामान्य और मानदंड संदर्भित परीक्षण, तो इसका दूसरा हो गया। एक समूह और कुछ यार्डस्टिक्स पर आधारित टेस्ट और उनकी व्याख्या, ये भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा और चौथा तो बहुत आसान है और उसको लगा दिया तो पहला दूसरा उसी में आ जाएगा, क्योंकि तीसरा का अगर पहला अगर एक पता हो आपको फिर भी आप कर सकते थे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 18वां है, शिक्षण की प्रभावशीलता में योगदान करने वाले सकारात्मक कारकों के विकल्प का चयन कीजिए। विषय का शिक्षक ज्ञान सही है। विषय का शिक्षक ज्ञान, शिक्षक को कितना विषय के बारे में ज्ञान है ये जरूरी है। उसके बाद शिक्षक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की कोई ज़रूरत नहीं है। शिक्षक का संचार कौशल कितना बढ़िया है ये भी बहुत ज़रूरी है। शिक्षक कितना अच्छे से इंटरेक्ट कर सकता है, बच्चों से कम्युनिकेट कर सकता है, ये ज़रूरी है। उसके बाद है छात्रों को खुश करने की शिक्षक की क्षमता। नहीं, छात्रों को खुश करने की शिक्षक की क्षमता, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है कि छात्रों के साथ शिक्षक का व्यक्तिगत संपर्क कैसा है, इसकी भी कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद है कि कक्षा लेन देन के प्रबंधन और निगरानी में शिक्षक की क्षमता कितनी है, ये ज़रूरी है। तो ए सी और ए बी सी डी ई एफ, एफ हो जाएगा, ए सी एफ डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। शिक्षण सहायता का उपयोग के आधार पर उचित है। शिक्षण सहायता का उपयोग के आधार पर उचित है। क्लासरूम में छात्रों का ध्यान आकर्षित करना, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करना, छात्रों को सीखने के परिणामों का अनुकूलन, या फिर सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी। छात्रों के सीखने के परिणामों में अनुकूलन शिक्षण सहायता का उपयोग के आधार पर उचित है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। असर्शन है कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के बीच महत्वपूर्ण और रचनात्मक सोच क्षमताओं को बढ़ावा देना है, तो ये सही है। उसके बाद है रीज़न में कि इन क्षमताओं से नौकरी का स्थान सुनिश्चित होता है। निम्नलिखित कोड का सही उत्तर, निम्नलिखित कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो दोनों सही है लेकिन सही विवरण नहीं है। देखिए क्योंकि लगा देंगे आप अगर दोनों के बीच में तो आप समझ पाएंगे। लिखा गया है कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के बीच महत्वपूर्ण और रचनात्मक सोच क्षमता को बढ़ावा देना है, क्योंकि इन क्षमताओं से नौकरी का स्थान सुनिश्चित होता है। इसलिए नौकरी करने के लिए आपको बढ़ावा दिया जाता है, नहीं तो दोनों सही तो है। लेकिन क्योंकि दोनों सही क्यों हैं, आर कई बार कहेंगे लोग कि आर क्यों सही है, तो आर इसलिए सही क्योंकि हाँ नौकरी का स्थान तो सुनिश्चित होता है। अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे तो आप नौकरी पा सकते हैं। ये अलग बात है कि आज बेरोजगारी ज़्यादा है, लेकिन आप इसको देखकर नहीं चलेंगे यहाँ। ठीक है, तो दोनों सही है लेकिन सही विवरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। गुणात्मक अनुसंधान प्रतिमान में निम्नलिखित में से किस विशेषता को महत्वपूर्ण माना जाता है। गुणात्मक अनुसंधान प्रतिमान में निम्नलिखित में से किस विशेषता को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। मानकीकृत अनुसंधान उपकरणों के साथ डेटा संग्रहण, संभावना नमूना तकनीक के साथ नमूना डिजाइन, नीचे ऊपर अनुभवजन्य सबूत के साथ डेटा संग्रह, या फिर सिस डाउन
व्यवस्थित साक्ष्य के साथ लेने के लिए डेटा एकत्रित करना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नीचे ऊपर अनुभवजन्य सबूत के साथ डेटा एकत्रित करना। ठीक है, तो अनुभवजन्य जहाँ आ गया वहाँ आप आंख बंद करके गुणात्मक अनुसंधान लगा दीजिएगा। ठीक है, अनुभवजन्य जहाँ आ गया वहाँ आप गुणात्मक अनुसंधान लगा दीजिएगा। ये एक कीवर्ड समझ लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। उसी तरह कहीं भी सीखना आ जाए तो वहाँ प्रयोगशाला होता है, कार्यशाला होता है, उसको लगा दीजिएगा जहाँ भी सीखने की बात आ जाएगी तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कथन की निम्नलिखित सूची से उस सेट की पहचान करें जिसके आईसीएस शोध नैतिकता के लिए नकारात्मक प्रभाव है। आईसीएस छोड़ दीजिए, शोध नैतिकता के लिए नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं, यही आपको चुनना है। देखिए, पहला है कि एक शोधकर्ता, मैं नहीं लिखा है, वो पहला है। एक शोधकर्ता गंभीर रूप से दूसरे शोध के निष्कर्षों को देखता है, ये तो सही है। तो यहाँ नकारात्मक पूछा है तो ये सकारात्मक है, तो ये नहीं होगा, पहला वाला नहीं होगा। दूसरा क्या है, दूसरा है कि संबंधित अध्ययनों को उचित संदर्भ के बिना उद्धृत किया जाता है, तो ये तो नकारात्मक है। संबंधित अध्ययनों को उचित संदर्भ के बिना उद्धृत किया जाता है, उचित संदर्भ के साथ उद्धृत किया जाता ना तो सही होता, लेकिन यहाँ लिखा है कि उचित संदर्भ के बिना उद्धृत किया जाता है, तो ये तो सही हो गया इसके हिसाब से। ठीक, उसके बाद तीसरा है अनुसंधान निष्कर्षों को नीति निर्धारण के लिए आधार बनाया जाता है, तो ये तो सकारात्मक हो गया, तो इसको नहीं लेंगे। उसके बाद है चिकित्सक के आचरण की रिपोर्ट अनुसंधान के सबूत के संदर्भ में की जाती है। चिकित्सक के आचरण की रिपोर्ट अनुसंधान के सबूत के संदर्भ में की जाती है, ये तो नकारात्मक है, तो इसको भी ले लेंगे। ठीक, तो दूसरा हो गया, चौथा हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कौन सा है। एक शोध अध्ययन को अन्य शोधों से प्राप्त प्रमाणों को सत्यापित करने के लिए एक दृश्य के साथ दोहराया जाता है, तो ये तो सकारात्मक हो गया। उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट है कि प्रारंभिक अध्ययन के संदर्भ में नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन दोनों प्रक्रियाओं को विनियमित किया जाता है, ये नकारात्मक हो जाता है, तो ये भी हो गया। ठीक है, दूसरा, चौथा और छठवां, दूसरा, तीसरा, दूसरा, चौथा और छठवां, सी सही हो जाएगा आपका। ठीक, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा, ये आप अगर डीप में जाकर पढ़े रहेंगे तभी करेंगे, ऐसे तो नहीं कर पाएंगे, तुक्का मारना पड़ेगा, इसलिए आप डीप में जाकर पढ़िए, केवल वीडियो देखने से नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बातें सब लोग नहीं बताएंगे, सब लोग यही कहेंगे कि हमारी वीडियो देखो, हमारी वीडियो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक स्कूल परियोजनाओं में बच्चों के तनाव प्रतिक्षेप पर बाल पालन प्रथाओं के प्रभाव पर एक शोध में परिकल्पना तैयार की गई है कि बच्चे के पालन पोषण के अभ्यास तनाव प्रभाविता को प्रभावित करते हैं। क्या लिखा है, बच्चे के पालन पोषण के अभ्यास तनाव प्रभाविता को प्रभावित करते हैं। डेटा विश्लेषण चरण में एक शून्य परिकल्पना अनुसंधान की परिकल्पना की अवधि का पता लगाने के लिए उन्नत है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शून्य परिकल्पना को महत्व के 0.01 स्तर पर खारिज कर दिया जाता है। अब अनुसंधान की परिकल्पना के संबंध में क्या निर्णय लिया जा सकता है, यही बताना है। आप लोग क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लीजिए, मैं शांत हूँ, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ। पढ़ लिया, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। प्रतिस्पर्धात्मक स्कूल परियोजनाओं में बच्चों के तनाव प्रतिक्षेप पर बाल पालन प्रथाओं के प्रभाव पर एक शोध है, परिकल्पना तैयार की गई है, शोध में परिकल्पना तैयार की गई है। ठीक है, अब क्या है परिकल्पना कि बच्चों के पालन पोषण के अभ्यास तनाव को प्रभावित करता है, यही मेन लाइन है, बच्चों के पालन पोषण के अभ्यास तनाव प्रभाविता को प्रभावित करते हैं। अब डेटा विश्लेषण चरण में एक शून्य परिकल्पना अनुसंधान की परिकल्पना की अवधि का पता लगाने के लिए उन्नत है।
उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शून्य परिकल्पना को के महत्व को, ठीक है, शून्य परिकल्पना को महत्व के 0.01 स्तर पर खारिज कर दिया जाता है। अब ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए शून्य परिकल्पना को लिखा गया है, शून्य परिकल्पना को महत्व के 0.01 स्तर पर खारिज कर दिया जाता है, ठीक है, यहाँ खारिज करने की बात कर रहा है। शून्य परिकल्पना को खारिज कर दिया जाता है तो अनुसंधान की परिकल्पना के संबंध में क्या निर्णय लिया जा सकता है, यही महत्वपूर्ण है, यही इतना महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका यही है, बहुत ज़्यादा क्या आपका क्वेश्चन यहीं से बन रहा है, ठीक है, सीधा सीधा बात है, क्वेश्चन आपका यहीं से बन रहा है कि खारिज कर दिया जाता है। अब ऑप्शन है कि शोध परिकल्पना को खारिज कर दिया जाएगा, नहीं, यहाँ तो खारिज कर दिया गया है पहले से ही, यहाँ पहले से ही खारिज कर दिया गया है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद है शोध परिकल्पना स्वीकार की, बिल्कुल सही बात है, शोध परिकल्पना को स्वीकार की जाएगी, यहाँ खारिज कर दिया गया है ना, शून्य परिकल्पना को खारिज कर दिया तो आपको शोध परिकल्पना को स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है, तो ऑप्शन तो यहीं से मिल गया बी। अच्छा, इतना दिया है, पढ़ेंगे डिस्टर्ब हो जाएंगे, दिमाग पे ऐसे ही प्रेशर रहता है टाइम का कि केवल 3 घंटे होते हैं और आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करते होते हैं, तो और पहला पेपर पहले होता है, तो अगर 1 घंटे से ज़्यादा जहाँ जाता है तो लोगों पर प्रेशर आने लगता है, तो इतना बड़ा पढ़ने में ऐसे ही प्रेशराइज्ड हो जाएंगे। तो सीधा सीधा बात समझ लीजिए यहाँ कि आपका जो क्वेश्चन मेन क्वेश्चन बनता है कि अंतिम अंतिम की लाइन होती है ना, वहीं से क्वेश्चन बनता है, अंतिम लाइन जो होती है वहीं से क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग बिल्कुल भी पैनिक ना हो और आसानी से पढ़ने का प्रयास करें, ऐसे क्वेश्चन आए हैं तभी यहाँ हैं, ठीक है, यहाँ अलग से क्वेश्चन नहीं है, 2016 का क्वेश्चन है, आप लोग पेपर डाउनलोड करके देख लीजिएगा कहीं से, 23वां क्वेश्चन है ये 2016 जून का, ठीक है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शोध प्रभावी मध्याह्न भोजन हस्तक्षेप के संगठन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाने का इरादा करता है। इस अध्ययन के लिए कौन सी शोध पद्धति सबसे उपयुक्त है, आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आएंगे, ठीक है। ऐतिहासिक विधि नहीं, ऐतिहासिक में नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐतिहासिक तो यहाँ जरूरी नहीं है, ठीक है, वर्णनात्मक सर्वेक्षण करना नहीं है यहाँ, ठीक है, प्रायोगिक विधि है नहीं ये, तो पूर्व पोस्ट फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो, जब कार्य हो जाता है, ठीक है, उसके बाद जब हम कार्य कोई मतलब उसका उस पर शोध करते हैं ना, तब वहाँ एक्स पोस्ट फैक्टो लगता है, पूर्व पोस्ट वास्तविक विधि। यहाँ लिखा गया कि एक शोध प्रभावी मध्याह्न भोजन हस्तक्षेप के संगठन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाने का इरादा रखता है, तो यहाँ कार्य हो जाने के बाद जब शुरू करते हैं ना, तो वहाँ पूर्व पोस्ट फैक्टो लगता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा शोध को आगे बढ़ाने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है, एक अनुसंधान डिजाइन का विकास करना, एक शोध प्रश्न का गठन करना, डेटा विश्लेषण प्रक्रिया के बारे में निर्णय लेना, या फिर एक शोध परिकल्पना का गठन करना। सबसे पहले तो शोध प्रश्न बनाएंगे आप, तो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। थीसिस लेखन का प्रारूप उसी रूप में है जैसे, थीसिस लेखन का मतलब क्या है, थीसिस लेखन जो पूरा पूरा आप लिखते हैं रिसर्च के दौरान, उसी को थीसिस कहते हैं, ठीक है। तो एक शोध पत्र के लिए एक शोध पत्र जैसे तैयार करते हैं वैसा होता है नहीं, शोध पत्र का मतलब क्या, शोध पत्र आपका जो होता है लेख की तैयारी, वो आपका बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मान लीजिए 2-3 पेज, ठीक। संगोष्ठी प्रस्तुति का लेखन नहीं, ये भी नहीं। एक शोध निबंध, बिल्कुल सही, शोध निबंध आप जब आप बनाते हैं, शोध निबंध का मतलब जब आप के लिए आप पीएचडी में एनरोलमेंट करवाते हैं तो उसके लिए आपको एक शोध निबंध लिखना होता है, एक सिनॉप्सिस लिखना होता है, तो उसी की बात की गई, जैसे सिनॉप्सिस आप लिखते हैं उसी का प्रारूप में आपको थीसिस लिखना होता है, ठीक है। तो रिसर्च कर, अच्छा ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये, ठीक है। तो शोध निबंध के ऑप्शन को आप टिक करिए, थीसिस लेखन का प्रारूप तो शोध निबंध के जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। संचार भागीदारों की पसंद के कारकों से प्रभावित होते हैं, निकटता, उपयोगिता और अकेलापन, उपयोगिता, गोपनीयता, असंगति, नहीं असंगति नहीं होगा, गोपनीयता, असंगति नहीं, अच्छा तो बस एक हो गया, असंगति होगा ही नहीं तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी
उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प चुनने की बात की गई है यहाँ, ठीक है। तो सहकर्मी आदेश का उपयोग करेंगे नहीं, अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराना है यहाँ। तो आक्रामक बयान बिल्कुल नहीं, आक्रामक बयान तो बिल्कुल नहीं देना है। अच्छी तरह से स्थापित आसन को अपनाना, हाँ सही बात है। अधिनायकवाद तो होना ही नहीं है, बच्चों के सामने अधिनायकवादी नहीं होना है। तो सारे एलिमिनेट हो जा रहे हैं। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं आप, क्योंकि सारे क्वेश्चन एलिमिनेट हो जा रहे हैं यहाँ आंसर, ठीक है। 34 का सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रत्येक संचारक को अनुभव करना होता है, प्रत्येक संचारक को अनुभव करना होता है अनुवाद व अनुवाद, अच्छा मनुवाद लिखा है, मनुवाद भावना, प्रत्याशा उत्तेजना, होमोफाइल्स का मुद्दा या फिर स्थिति अव्यवस्था। प्रत्याशा उत्तेजना हो जाएगा सही यहाँ, ठीक है। प्रत्याशा उत्तेजना हो जाएगा। प्रत्येक संचारक को अनुभव करना होता है तो प्रत्याशा उत्तेजना से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कल्पना कीजिए कि आप एक शैक्षिक संस्थान में काम कर रहे हैं जहां लोग समान स्थिति के हैं। संचार का कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है और सामान्य रूप से इस तरह के संदर्भ में नियोजित किया गया है? क्षैतिज संचार सही हो गया, यही होगा। कार्य क्षेत्र संचार नहीं, कॉरपोरेट संचार या फिर क्रॉस कम्युनिकेशन नहीं, क्षैतिज संचार सही है। कल्पना कीजिए कि आप एक शैक्षिक संस्थान में काम कर रहे हैं जहां लोग समान स्थिति के हैं, ठीक है। सब लोग समान स्थिति के हैं, ये बात ध्यान रखिए। यहाँ लिखा गया है कि जहाँ लोग समान स्थिति के हैं, तो जब सब लोग समान स्थिति के होते हैं तो क्षैतिज संचार होता है। प्रासी हैं और एचआर है कोई, वहाँ संचार ये नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब लोग समान स्थिति के होते हैं ना तो वहाँ क्षैतिज संचार होता है, ठीक है। जब लोग समान स्थिति के होते हैं वहाँ क्षैतिज संचार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में छात्रों को संबोधित करते समय एक शिक्षक को उस महत्वपूर्ण तत्व को पहचानना है जिसका उसे संज्ञान लेना है। निकटता से बचाव, आवाज़ मॉड्यूल, दोहराव ठहराव या फिर निश्चित मुद्रा। आवाज़ मॉड्यूलन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावी संचार के लिए क्या बाधाएं हैं? बाधा पूछा है, ठीक है। बाधा क्या क्या है? तो नैतिककरण, सांप्रदायिक होना और सांत्वना की टिप्पणियाँ, ऑप्शन ए से हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हैं, ये बाधाएं हैं इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दो इस तरह से संबंधित हैं कि एक दूसरे का खंडन करते हैं, तो वे प्रस्ताव कौन से हैं? सही कोड का चयन कीजिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं। देखिए, सभी महिलाएं पुरुषों से बराबर हैं, ठीक है। सभी महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं, ये हो गया। तो दूसरा क्या होगा? जो लोग वीडियो देखे होंगे, समझे होंगे, वो तो बता सकते हैं अभी। कुछ महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं, कुछ महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं हैं और कोई महिला पुरुषों के बराबर नहीं है। तो ए तो डी तो नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। डी तो नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। अब कौन सा होगा? लिखा गया है कि एक दूसरे का खंडन करते हैं, ठीक है। खंडन करने की बात हो रही है, तो सभी महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं, ये पहला हो गया। तो दूसरा क्या होगा? कुछ महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं हैं, तो यहाँ खंडन हो जाएगा, ठीक, खंडन हो जाएगा। तो ए और सी हो जाएगा सही, ठीक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और सी सही हो गया, ठीक है। ये पिछले वीडियो में मैंने अच्छे समझाया है, एकदम बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन। और मैंने ये कहा भी था कि ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं, और देखिए 2015 में भी आया, 2016 में भी आया। देखिए, कोड का चयन करें जो दो परिसरों के साथ निगमनात्मक तर्क के संदर्भ में सही नहीं है। अच्छा, देखिए, आगमन निगमन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण मतलब एनटीए का फेवरेट टॉपिक में से एक है। आगमन निगमन के बिना एनटीए का पेपर 1 तैयार नहीं होता है, ठीक है। ये बात दिमाग में डाल लीजिएगा। लिखा गया है कि निगमनात्मक तर्क के संदर्भ में सही नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा है, ठीक है। संदर्भ में सही नहीं है ये पूछा है। तो क्या होगा? एक सच्चे आधार के साथ एक तर्क एक गलत आधार और एक गलत निष्कर्ष मान्य हो सकता है, तो ये तो हाँ में हो जाएगा, सकारात्मक हो गया। दूसरा है कि दो सच्चे परिसरों के साथ एक तर्क और एक गलत निष्कर्ष मान्य हो सकता है, नहीं, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, नहीं पूछा है ना, तो ये बी सही हो जाएगा, ठीक है। बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
बस 2-3 क्वेश्चन और हैं। नीचे दिए गए 2 आधार और 4 निष्कर्ष, उनमें से आपको निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, देखिए परिसर और निष्कर्ष वाला आ गया क्वेश्चन, अभी ऊपर पढ़े हैं ये क्वेश्चन आ गया। सभी धार्मिक व्यक्ति भावनात्मक हैं। सभी धार्मिक व्यक्ति भावनात्मक हैं। जैसे आप मान लीजिए, मैं अभी करता हूँ, सॉल्व कराता हूँ इसको। एक राम एक धार्मिक व्यक्ति है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, सभी धार्मिक व्यक्ति भावनात्मक हैं। मान लीजिए ये धार्मिक व्यक्ति हो गए। ठीक, डी लिख देते हैं, डी से आप लोग डिनोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये सभी धार्मिक व्यक्ति हो गए हैं। ठीक है, अब ये भावनात्मक व्यक्ति हैं ये लोग। ठीक है, ये लोग भावनात्मक हैं। तो लिखा गया कि सभी धार्मिक व्यक्ति भावनात्मक हैं, तो सभी धार्मिक व्यक्ति भावनात्मक तो हो गए। उसके बाद है राम एक धार्मिक व्यक्ति है, तो इसी में आ जाएगा राम। ठीक है, राम है जो धार्मिक व्यक्ति है, तो धार्मिक यही हैं, तो इसी में राम आ गए, तो राम भी भावनात्मक हो गए। तो ऑप्शन में क्या क्या है? 3 ठो, अच्छा 4 ठो ऑप्शन है ना, ऑप्शन 4 ठो है। अब देखिए, बड़ा कर लेते हैं ना। ठीक है, राम भावुक है। ठीक है, क्योंकि राम तो यहाँ है, तो और ये भावनात्मक लोग हैं, तो राम भावुक हो गया, तो ऑप्शन ए सही हो गया। उसके बाद सभी भावनात्मक व्यक्ति धार्मिक हैं। ये भावनात्मक व्यक्ति सभी धार्मिक नहीं, क्योंकि धार्मिक तो यही इतने ही लोग हैं, और ये भावनात्मक व्यक्ति हैं, तो ये तो गलत हो गया। बी इज़ द रॉन्ग। नेक्स्ट है कि राम एक गैर धार्मिक व्यक्ति नहीं है। बिल्कुल सही है, राम जो है ये धार्मिक में है, तो गैर धार्मिक तो नहीं हो सकता, तो सी भी सही हो गया। उसके बाद कुछ धार्मिक व्यक्ति भावुक नहीं होते हैं। कुछ धार्मिक व्यक्ति जो हैं वो भावुक नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, सारे धार्मिक व्यक्ति भावुक हैं, यहाँ ऊपर ही बता दिया गया है। ठीक है, इसमें बता दिया गया है, तो ये भी गलत हो गया, तो ए और सी सही हो गया, ए और सी सही हो गया। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हौसला बढ़ता है। ठीक है, लाइक कर दिया कीजिए थोड़ा सा, जब देखते हैं तो लाइक करने में क्या ही जाता है, हमको कुछ होने वाला नहीं है, मिलना कुछ है नहीं, बाकी अगर लाइक करेंगे तो थोड़ा सा हौसला बढ़ता है कि हाँ चलो अच्छा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये शायद सेकंड लास्ट होगा, इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं, सेकंड लास्ट ये नहीं है। यदि प्रस्ताव सभी चोर गरीब हैं गलत है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव निश्चित रूप से सच होने का दावा किया जा सकता है? ठीक, लिखा गया कि सभी चोर गरीब हैं, ये गलत है। सभी चोर गरीब हैं, मान लीजिए ये चोर हो गए और ये गरीब हो गए, ये लिखा गया है, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, सभी चोर गरीब हैं, ये गलत है, तो सही क्या होगा? कुछ चोर गरीब हैं, कुछ चोर गरीब नहीं हैं, कोई चोर गरीब नहीं है, या फिर कोई भी गरीब व्यक्ति चोर नहीं है। यहाँ कुछ चोर गरीब नहीं है, यहाँ सकारात्मक पूछा है ना, सकारात्मक में है कि सभी चोर गरीब हैं, नहीं में नहीं लिखा है इसमें। ठीक है, नहीं इसमें नहीं आया है। ठीक है, तो सभी चोर गरीब हैं, ये गलत है, तो सही क्या होगा? कुछ चोर गरीब नहीं हैं, ये नकारात्मक में आ जाएगा, नहीं है। ठीक है, तो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित, अच्छा ये भी बहुत महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, अक्सर मतलब अक्सर आता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, डिडक्टिव, अनुरूप, मानव विज्ञान, खगोली, ऐसे ऑप्शन अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इसमें शामिल तर्क की प्रकृति को बताते हुए सही कोड का चयन करें। अब मेन चीज़ ये है, यह मानने के लिए कि अनंत अंतरिक्ष में पृथ्वी एकमात्र आबादी वाली दुनिया है, उतना ही बेतुका है जितना कि बाजरा के एक पूरे क्षेत्र में केवल एक ही अनाज बढ़ेगा। तो ये अनुरूप हो गया। ठीक है, ये अनुरूप होता है, बिल्कुल सही। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज बट नॉट द लिस्ट, कोड का चयन करें जो वेन आरेख के बारे में सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, सही नहीं है पूछा गया है। वेन आरेख प्रस्तावों के साथ साथ कक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है? नहीं। यह संकेतन की स्पष्ट विधि प्रदान कर सकता है? यह वैध या अमान्य हो सकता है? यह वैधता के परीक्षण की प्रत्यक्ष विधि प्रदान कर सकता है? देखिए यहाँ नहीं पूछा है, तो मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था, शायद 2014 वाले क्वेश्चन में मैंने ये कोट किया था ये बात को, कि वैध या अमान्य हो सकता है, ये गलत है। ठीक है, और यहाँ यही पूछा है, नकारात्मक पूछा है ना,
तो वैध या अमान्य हो सकता है, ये लाइन बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिए, बिल्कुल याद कर लीजिए। अगर कहीं लिख सकते हैं तो लिख लीजिए कि यह वैध या अमान्य हो सकता है। कुछ भी वैध या अमान्य हो सकता है तो वो नकारात्मक में आता है, ठीक है। तो यहाँ सही हो जाएगा ये, क्योंकि नकारात्मक पूछा है, नहीं पूछा है तो सही हो जाएगा। बाकी अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है और वीडियो बनाने का मन भी करता है, ठीक है। तो बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद।